नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। कल मैंने आपको सीएनटी का एक लेक्चर प्रोवाइड कराया था। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। वैसे तो मैंने कहा था कि 1000 लाइक होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो चलिए ठीक है, बना दिया जाता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब पहला पार्ट आपने देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कंटेंट की क्वालिटी कितना है। बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाया था मैंने, एक ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया था। तो इस बार कम से कम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो पे मुझे 1K लाइक मिलेंगे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी पीडीएफ जब CNT SPT कंप्लीट होता है तो पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, CNT के बाद SPT भी करा दूंगा और उसके बाद पीडीएफ पे चर्चा की जाएगी कैसे आपको क्या पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और हाँ देखिए, कुछ इंग्लिश है कुछ हिंदी है, तो आप जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश का अपना बुक लेके बैठेंगे और हिंदी वाले हिंदी का बुक लेके बैठेंगे, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसे देख लें, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो। थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन करा देता हूँ। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उससे आपको दीवानी राइट मिल गया था बंगाल बिहार उड़ीसा को इलाहाबाद ट्रीटी के तहत में। और उसके बाद भयंकर जो लूटपाट शुरू हो गया। वैरन हेस्टिंग ने लाया था 5 साला बंदोबस्त, जिसमें दर्पनाथ शाह ने एग्री किया था कि 12,000 रुपया एनुअली टैक्स देगा। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाया था, जो लगभग 19 से 20% भारत की जो एरिया है उसमें लागू हुआ था। 10 साल का ये बंदोबस्त था, ठीक है। बंगाल बिहार उड़ीसा में ये लागू हुआ था। बाकी इसमें आपका जो जमींदार, इनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वंशानुगत हो गया था। बहुत ज़्यादा जो किसान हैं, रैयत है, उनका शोषण किया जा रहा था। और ब्रिटिश 10/11 पार्ट टैक्स ले रही थी और 1/11 पार्ट जमींदार टैक्स ले रहा था। एक पट्टा दे रहा था, उसके अनुसार आप खेती वोती सब अपना कर सकते थे। उसमें एग्रीमेंट किया हुआ था कि इतना आपको रेंट देना है, इतना ज़मीन आपको मिल रहा है। उसके बाद खुटकट्टी मुंडाओं ने जो बनाया था, भुईहरी मेनली उरांव का था, कोड़कर सदान का, राजहंस राजा की भूमि को कहा जाता था, मझीहंस जो जमींदार की भूमि। 1824 में पुच्चई टैक्स जो था, हड़िया पे जो कर लगाया जाता था वो लगा दिया गया था, जिसके चलते स्थानीय लोग बहुत ही गुस्सा हो गए थे। उसके बाद दीकू लोग आए। दीकू जो बाहरी जमींदार हैं जो टैक्स यहाँ कलेक्ट करते थे उन्हें बोला जाता था। उन्होंने बहुत ज़्यादा हरास करना शुरू किया लोकल लोगों को, आदिवासियों को। तो उसके फलस्वरूप 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ और इसका ही प्रभाव था कि धीरे धीरे सरकार ने कुछ नियम कानून बनाना शुरू किए, ठीक है। 1878 में जंगल कानून भी आया, जंगल के उत्पादों पर टैक्स लगाया गया, तो ये भी बहुत ही दुखद था और इसके खिलाफ भी आदिवासियों ने जंग छेड़ा। 1869 में छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट आया। बाबू रखेल दास हल्दर का महत्वपूर्ण योगदान था इसमें, और इसे इनेक्ट किया था बंगाल काउंसिल 17 मार्च 1869 को, ठीक है। 1 अप्रैल से ये लागू हुआ था, लेकिन भुईहरी लैंड का डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 1879 में छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट आया था, ठीक है। मतलब 10 साल जोड़ दो। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं अभिधारी प्रक्रिया अधिनियम, ठीक है। इसमें राजहंस और खुटकट्टी जमीनों को शामिल किया गया, लेकिन तब भी शोषण जारी रहा और ये भी उतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा था। 1876 में इनक्वर्ड स्टेट एक्ट आया था, बस आपको रटना है और कुछ ज़रूरत नहीं इसका। 1888 में आदिम जनजातियों को निश्चित मात्रा पर पचुई घरेलू शराब बनाने का अधिकार दिया गया, याद रखेंगे आप। 1897 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया। 1902 में छोटा नागपुर का पहला सर्वे आया था, ट्रेवर सर्वे, ठीक है। पहले टी फिर सी, टीसी दे दिया था, याद रखना। 1903 में छोटा नागपुर का दूसरा सर्वे, जिसे कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। 1895 से 1900 में मुंडा का उलगुलान हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा का, जिसके फलस्वरूप सीएनटी एक्ट लागू हुआ। अब सीएनटी एक्ट 1908 का मेन उद्देश्य क्या था, तो आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना, खुटकट्टी भुईहरी कोड़कर जमीन की रक्षा और मुंडारी जमीन की भी रक्षा, ठीक है। लागू हुआ 11 नवंबर 1908 से। टोटल सर्वे पे खर्च हुआ था 16 लाख। टोटल इसमें 19 अध्याय हैं, चैप्टर 271 धाराएं हैं, 2 शेड्यूल अनुसूची है जिसे रिपील कर दिया गया है। 4 प्रमंडल में लागू हुआ है, संथाल परगना को छोड़कर, ठीक है। 18 जिलों में लागू हुई है। अभी तक कुल संशोधन 26 हो चुके हैं। सीएनटी एक्ट की 9th शेड्यूल में शामिल जो धारा है 46, 47, 48, 48A, 71A, 71B, 240, 41, 42, ठीक है। सरायकेला खरसावां में ये लागू नहीं था पहले, ये 1951 में लागू हुआ है।
सीएनटी एक्ट में जो शामिल प्रमुख अधिकारी है डेविसन, हॉफमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेपरी, डाल्टन, लिस्टर, रीड एंड स्टीफन, रखेलदास, ग्रिस्टर, ओलिफेंट, कर्नल ईही। 1908 में सेक्शन 49 के तहत गवर्नमेंट कैन टेक लैंड फॉर इंडस्ट्री एंड माइनिंग था, ठीक है, सेक्शन 49 के तहत। लेकिन 2016 में अमेंडमेंट किया गया और इसका दायरा बढ़ा दिया गया इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रेलवे के लिए, कॉलेज के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए अब ज़मीन लिया जा सकता है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के सेक्शन 5 ने अलाउ किया था बंगाल काउंसिल एक्ट को सीएनटी एक्ट 1908 बनाने के लिए। सीएनटी एक्ट के टाइम वायसराय दो आप याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन, जब ये तैयार हो रहा था उस टाइम 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 के बीच में। बाकी चैप्टर मैंने बता दिया। पहला चैप्टर हमेशा क्या होगा, इंट्रोडक्शन, मतलब नेम, टाइटल, एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन, ठीक है। थोड़ा काम हो रहा तो आवाज़ आ रही है तो उसे आप बर्दाश्त करेंगे। तो सबसे आखिरी मतलब सबसे पहला चैप्टर क्या हो गया, नेम, टाइटल, और सबसे आखिरी चैप्टर क्या होगा, सप्लीमेंट्री प्रोविजन, अनुपूरक उपबंध। तो पहला और आखिरी आपको याद हो गया था। अब देखिए दूसरा क पहले आता है तो काश्तकार हो गया। तीसरा भ, क के बाद भ, भूधारक हो गया, ठीक है। चौथा में अधिभोगी, छठा में अनाधिभोगी, दोनों के बीच खूट गाड़ दिया था तो खूटकट्टी रैयत पांचवा में, ठीक है। सातवां में जो अधिभोगी और अनाधिभोगी से छूट गया था वो सब आ जाएगा। आठवां में मैंने आपको बताया था सुबह 8 बजे कुत्ता को पट्टा लेके घुमाते आप, तो जोतो या भूत रीतियों के पट्टे और अंतरण, ठीक है। नौवां में बनाया था नो लगान, मतलब लगान के बारे में साधारण उपबंध, जनरल प्रोविजन एज टू रेंट, ठीक है। 9 के ए में था बंजर भूमि का बंदोबस्त, मैंने बताया था नो लगान किस में, तो बंजर भूमि, ठीक है। 10वां में 10 में क्या हुआ, जिसको 10 में 10 मिलेगा वो कौन बन जाएगा, भूस्वामी। तो भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध, मिसलेनियस प्रोविजन फॉर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। 11 क्या था, एक और एक, दो लोगों के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो रूढ़ी और संविदा, कस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। 12 मतलब बड़ा, सॉरी ट्रिक बनाने के चक्कर में, चैप्टर 12, ठीक है। 12 में क्या मैंने बोला था, बड़ा लगान, ठीक है। तो अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण, ठीक है, बड़ा लगान याद रखना आपको। 13, ठीक है। 13 में क्या था, इतेरा इमेरा, तो ये कंडीशन आ गया था, कंडीशन एंड कॉम्यूटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। भूमि संबंधी शर्त है उनका रूपांतरण अभिलेख। 14 मतलब चौधरी, चौधरी कौन था, भूस्वामी, भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख, ठीक है। 15 में क्या होता, 15, ठीक है। 15 में पांड्रा, पांड्रा में क्या था, अधिकार, अभिलेख तथा खूटकट्टी अधिकार वाले रैयत, ठीक है। पांड्रा में खूटकट्टी, खुट्टा गाड़ दिया, ठीक है। 16 में उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषय की न्यायिक प्रक्रिया, मैंने 16 क्या बताया था, सुलह, 16 में सुलह, सुलह कौन कराएगा, जुडिशियरी। उसके बाद 17 में क्या होता है, लिमिटेशन, ठीक है। 17 में क्या हो गया, परिसीमा, ठीक है। चारों तरफ से आपका सीमा लगा दिया गया, ठीक है। 17 सीमा आपको मतलब लग रहा होगा कि सेम है, 17 सीमा। 18 में मैंने बताया था 18 साल का जो मुंडा होता है वो खुट्टा गाड़ देता है हर जगह, ठीक है। 18 मुंडारी खुटखट्टीदारों के विशेष में आपका विशेष उपबंध। 19 आपका सप्लीमेंट्री प्रोविजन था। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था याद करने का ट्रिक, तो उसे भी आप रिवाइज कर ले एक बार। 1 से 3 हो गया पहला, दूसरा में 2 का जो स्क्वायर हो गया 4, 4 दूना 8, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 से 15, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 36 हो गया, फिर 5वां हो गया 37, छठा में क्या हो गया 38 से 42, अब 7 आपको याद है 43, 4 जोड़ 3 7 होता है, तो यहाँ 42 तक होगा, सिंपल है। फिर आपका आठवां क्या हो गया 44 से 51, ठीक है। तो 44 में 7 जोड़ दो तो 51 हो जाएगा, मतलब चैप्टर 8 है लेकिन 7 जोड़ना है तो 51 हो गया। तो यहाँ 51 है तो 52 से 63, 63 कैसे याद रखेंगे, 7 9 63, 63 हो गया। 9 का ए में 63 है, 63 भी। 10 में क्या होगा 64, तो आपका यहाँ आ गया, और 64 के बाद लास्ट में 5 है तो 75 हो गया, ठीक है। 11 में 76, और मैंने बताया था कस्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 3 कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 76 में 3 जोड़ दो 79। 12 में 80, ठीक है। तो लगान कितना 80, तो बड़ा लगान कितना हो गया 20 रुपया, तो 80 में 20 जोड़ दो 100। फिर 13 में क्या हो गया 101 हो गया, 101 से कितना 7, आप 101 में 11 जोड़ दो, ठीक है, 1 और 1 11, तो 101 में 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा 117, ठीक है। उसका चैप्टर 14 में क्या हो गया 118 इधर हो गया, उधर से आ गया 26, ठीक है, ये याद रखोगे आप 26। चैप्टर 15 में क्या हो गया 26 है तो यहाँ 27 में, अच्छा इसको ऐसे याद रखना था 118 है ना, लास्ट में 8 है, यहाँ 8 जोड़ दो, 18 में 8 जोड़ा तो 26,
यहाँ 26 का 27 हो गया, 27 में 7 जोड़ दो 34, 34 के बाद यहाँ 35 होगा, 35 में आप कितना जोड़ दोगे, वो तो छोड़ो, 229 याद रख लो, ठीक है, बहुत बड़ा सबसे। हाँ, एक चीज़ याद रखना था कि चैप्टर 16 आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, 135 से 229, ठीक है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया जो होगी पता है आपको सबसे बड़ी होती है भारत में। 17 हो गया आपका, 230 में 8 जोड़ दो, यहाँ 7 है तो एक बढ़ा के जोड़ दो, 230 में 8 जोड़ दो 38, 239 से 256, 18 साल का जो लौंडा रहते हैं उनका 56 इंच का सीना होता है। चैप्टर 19 में हो गया 257 से 271। चलिए रिवाइज हो गया आपका। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा नया चीज़ है, ठीक है, तो अगर आपका अभी जो मैं पढ़ाने जाऊँगा उसमें आपको हेल्प करेगा। फिर आपका लैंड हो गया, ज़मीन हो गया, ठीक है, तो ज़मीन यहाँ सबसे पहले हो गया आपका टेन्यूर होल्डर, भूधारक। भूधारक के जिस भू को जो धारण किया है, जिसके पास ज़मीन है, ये टैक्स देगा। किसको टैक्स देगा? सरकार को टैक्स देगा। उसके बाद हो गया लैंड। लैंड में कौन आ गया आपका? टेनेंट। टेनेंट काश्तकार। काश्तकार मतलब रैयत। रैयत मतलब जो किसान खेत पे खेती कर रहा है उसी को रैयत बोलेंगे। वो क्या देगा? लगान देगा। किसको देगा? तो इसको देगा, ठीक है। तो देखिए पहले ये बताया था मैंने आपको, रैयत हो गया, ये भूधारक हो गया, ये सरकार हो गया। तो रैयत लगान दे देगा, जो पैसा वैसा है वो दे देगा भूधारक को, टेन्यूर होल्डर को, और टेन्यूर होल्डर जो लगान है वो दे देगा सरकार, क्योंकि जितना भी ज़मीन है सर का जो मालिक है वो सरकार है, ठीक है। तो ये समझ गए आप। बाकी भुइयारी ज़मीन मैंने आपको बता दिया था। मुंडारी खुटकटीदार, मुंडा लोग आए, वृक्ष को काटा, जंगल को साफ करके खेत का रूप देकर गाँव को बचाया, तो उसे मुंडारी खुटकटीदार। भुइयारी आपका उड़ाव, मुंडा और अदर भी होते हैं, लेकिन इसमें मेनली उड़ाव होते हैं। खूट मतलब परिवार या वंशज हो गया। जितना भी है सबको टैक्स देना पड़ेगा, टाना भगत को छोड़ के। जो विडो है, विधवा है, उनका भी खूटकट्टी राइट होगा, ठीक है। तो इतना रिवीजन था। अब आप आते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 आपका आ गया सेक्शन 1 से 3, तो याद है आपको। तो देखिए, नेम, टाइटल, एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन ऑफ CNT एक्ट, ठीक है। नाम गांव सब इसमें बताया गया है। पहला CNT नेम एंड एक्सटेंशन, इसमें पहले क्या बताया जाएगा? CNT है क्या है, उसका कब बना, ये वो, और कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ एंड साउथ छोटा नागपुर हो गया, पलामू प्रमंडल, कोल्हान, ठीक है, आपका 6 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। तो किस में नहीं है? संथाल परगना में नहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, पलामू और कोल्हान, 4 प्रमंडल हो गया आपका। सेक्शन 2 में आपका बताया गया है CNT रिपील या डिक्लेयर्ड नल। अब देखिए 2 पार्ट थे, ठीक है। कुछ कुछ एरिया थे, जैसे छोटा नागपुर डिवीजन में कुछ एरिया थे, कुछ आपका एरिया था शेड्यूल्ड बी में। कौन कौन एरिया था? धनबाद, सिंहभूम, पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल। तो इस सब में क्या लग रहा था ना, शेड्यूल एन में पहले वाला कानून, जैसे 1879 का कानून, 1897 का कानून, 1903 का कानून, 1905 का कानून, तो ये सब पुराना पहले कानून लग रहा था। तो जब हमारा CNT बन गया तो ये सब कानून का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो गया, कैंसिल, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। वैसे ही जो आपका धनबाद था, सिंहभूम, पटमदा, ईचागढ़, चांडिल, इस सब में क्या लग रहा था? तो इसमें बंगाल लगान अधिनियम 1859 वाला लग रहा था, ठीक है। 1862 वाला लग रहा था, बंगाल 1867 वाला लग रहा था। तो ये सब नियम कानून आपका, क्योंकि बंगाल से सटा हुआ एरिया था, ठीक है, ये सब जो है, तो इसमें ये सब चीज़ लग रहा था। लेकिन अब जब हमारा CNT बन गया तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस सब को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया, ठीक है। डिक्लेयर्ड नल, निरासन कर दिया गया उसको, ठीक है। अब सेक्शन 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 7-8 डिफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे पहले एक एक करके। सेक्शन 3 में आपको डिफिनेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 3 में क्या क्या है? एग्रीकल्चर ईयर मतलब कृषि वर्ष, इसमें क्या है? ट्रेडिशनल हो गया आपका, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया, या फिर जो सरकार है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब क्या? जो सदियों से परंपरा चल रहा है कि हम लोग इस टाइम खेती कर रहे हैं तो उसके अनुसार आप खेती करो, या फिर गवर्नमेंट कुछ नया कानून लगाती है कि एग्रीकल्चर वर्ष हम ऐसे बनाएंगे तो वो माना जाएगा, या फिर जब कुछ नहीं है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डिफिनेशन है एग्रीकल्चर ईयर, कृषि वर्ष का। उसके बाद है भुगत बंद बंधक, ठीक है, भुगत बंद बंधक। इसमें क्या है? ऐसे रैयत मतलब वो रैयत जो उधार या कर्ज लिया है, अगर कहीं उधार ले लिया या कर्ज ले लिया तो उससे सभी प्रकार के लाभ से कर्ज लौटाने तक वंचित रखा जाएगा, ठीक है। मतलब ये मान लो किसी से 50 रुपये ले लिया अपने मालिक से, तो अब बोलेगा कि इसमें हम जो पेड़ उगा रहे हैं उसका फल हमको दो, तो उसको नहीं मिलेगा। बोला कि जब तक तुम अपना जो कर्ज लिया है, लोन लिया है, उसको नहीं चुकाएगा तब तक उसको
कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही हुआ भुगत बंद बंधक, मतलब बंध गया वो एक तरह से कर्ज लेके। ठीक है, कर्ज जो भी लेता है वो बंध जाता है, तो भुगत बंद बंधक हो गया जो बंध गया। उसके बाद हो गया होल्डिंग। होल्डिंग मतलब जोत, तो सिंपल हो गया आपका। जोत का मतलब क्या हो गया कि रैयत द्वारा धारित भूमि या भूमिखंड। भूमिखंड मतलब जो रैयत है उसने कोई पार्टिकुलर एरिया रखा है जहाँ पे वो खेती होती करता है, कुछ भी करता है, तो वही हो गया जोत। सिंपल है। फिर काश्तकार, जिसे टेनेंट या फिर हम रैयत भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने ये आपको बता दिया है काश्तकार के बारे में, लेकिन फिर अब देख लीजिए। गोट लैंड फॉर स्मॉल टाइम फ्रॉम जमींदार, गवर्नमेंट, टेन्यूर होल्डर एंड पेड टैक्सेस। वही चीज़ जो मैंने पहले बताया था कि सीमित सीमा के लिए जमींदार ने उसे ज़मीन दिया है, या फिर कोई टेन्यूर होल्डर ने दिया है, या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट ने दिया है और उस पर खेती कर रहा है और टैक्सेस भर रहा है। ठीक है, उसके बाद कोड़कर ज़मीन। ठीक है, कोड़कर क्या हो गया आपका, तो कोड़कर वह भूमिखंड, मतलब वो जो ज़मीन का एरिया जिसे मुख्यतः धान की खेती के लिए कोड़ कर चौरस बनाया गया है, मतलब कोड़ के साफ सुथरा करके बनाया गया है जहाँ पे धान की खेती की जाएगी। तो बैरन लैंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, मेनली राइस कल्टीवेशन। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ तो आप समझ जाना। ठीक है, बैरन लैंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, मेनली राइस कल्टीवेशन। फिर लैंडलॉर्ड मतलब भूस्वामी, तो गवर्नमेंट हो सकता है, जमींदार, हु गेव लैंड टू द रैयत। सिंपल है। लैंड टेन्यूर भूधृति मतलब लगान वसूलने की प्रक्रिया, भूधारक का हित। ठीक है, लगान वसूलने की प्रक्रिया है, तो ये किसका हित होगा, जो भूमि धारक कर रहा हो तो उसके लिए हितकार हो गया ना, उसके लिए प्रॉफिटेबल चीज हो गया ये। फिर विलेज हेडमैन ग्राम मुखिया, तो अलग अलग, जैसे कहीं पे मानकी हो गया, कहीं प्रधान बोला जाता है, कहीं मांझी बोला जाता है, शासन व्यवस्था में आपने पढ़ा होगा, तो वही ग्राम मुखिया हो गया जो गांव का मुखिया है, हेड है। परमानेंट लैंड टेन्यूर, परमानेंट जो लैंड टेन्यूर होता है वो क्या होता है, ये हायरकियल और लॉन्ग टर्म के होता है, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटा का पोता, उसे ही हम परमानेंट लैंड टेन्यूर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिज्यूमेबल टेन्यूर, जिसे पुनःग्रही भूधृति। ठीक है, हिंदी में इतना टफ है, पुनःग्रही भूधृति। ठीक है, मतलब पुनःग्रही, नाम से आपको पता चल रहा होगा, पुनःग्रही मतलब फिर से ग्रहण कर लिया उसको। ठीक है, ग्रहण मतलब फिर से उसको ले लिया। तो इफ़ नो मेल हेयर देन लैंड गोज बैक टू द लैंडलॉर्ड। ठीक है, जैसे ए है, ठीक है, वो बी को ज़मीन दिया, ए बी को ज़मीन दिया, और बी क्या हुआ, मर गया, और बेचारा कोई बेटा वोटा नहीं था, तो अब ज़मीन कहाँ जाएगा, तो ज़मीन डायरेक्टली जो लैंडलॉर्ड है, मालिक, उसके पास चला जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं रिज्यूमेबल टेन्यूर या फिर पुनःग्रह भूधृति। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन द ईयर 1798। तो इसका डिफिनेशन दिया गया है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 2 में सेक्शन आपका कितना से कितना है, 4 से 8 है। ठीक है, चैप्टर 2 में आपका सेक्शन 4 से 8 है। इसमें है काश्तकारों का वर्ग। ठीक है, टाइप ऑफ टेनेंट, किस तरह के काश्तकार हैं। ठीक है, तो सेक्शन 4 में हम देखते हैं क्या क्या है। काश्तकारों के वर्ग के बारे में बात किया गया है आपका जो सेक्शन 4 में है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत काश्तकारों के 4 प्रकार निर्धारित किए गए। ठीक है, टोटल आप देखोगे 1 2 3 4। तो पूछा जाएगा आपसे कितने काश्तकारों का वर्ग है, तो 4 प्रकार के हैं। पहला लैंड होल्डर या टेन्यूर होल्डर। लैंड होल्डर मतलब भूधारक अथवा उपभूधारक। तो इसमें क्या होता है, भूस्वामी को ही भूधारक और उनके वंशज को उपभूधारक। सिंपल है, जो भूस्वामी है, भू का मालिक है भूमि का, उसको भूधारक बोलेंगे, और उसका जो वंशज है, उसके बाद वाला जनरेशन, उसको उपभूधारक बोलेंगे। ठीक है, अब रैयत, 3 तरह का रैयत होता है, मैंने पहले ही बताया। अधिभोगी रैयत, अधिभोगी मतलब क्या, जो भोग कर रहा पूरा, जिसे अपनी भूमि का अधिभोग का अधिकार है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पावर रहता है बाकी लोगों के कंपेरिजन में। अनाधिभोगी रैयत, जिसे अपनी भूमि के अधिभोग उपयोग का अधिकार ना हो। ठीक है, इसके पास लिमिटेड पावर होगा, ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन दैट लैंड, मतलब ऑक्यूपेंसी का राइट होता है। ठीक है, ऑक्यूपेंसी मतलब वहाँ, जैसे अधिभोगी रैयत, उसमें उसको माना जाएगा कि हाँ इसका इस ज़मीन पे दावा है, ऑक्यूपेंसी है। नन ऑक्यूपेंसी मतलब नहीं, उसका ऑक्यूपेंसी नहीं, वो टेम्पररी, उसको लात मार के निकाल दो। ठीक है, खूट कटी, खूंटा गाड़ दिया, खूट कटी तो मैंने आपको बताया ही, वही सिस्टम हो गया खूट कटी रैयत। उसके बाद हो गया दर रैयत। दर रैयत क्या हो गया, ऐसे काश्तकार जो रैयत के अधीन हो और निर्धारित लगान चुनाता हो। ठीक है, कोई रैयत हो गया,
वो रैयत थी, अगर मान लो सेठ साहब हो गया, ठीक है, एक किसान हो गया रैयत, वो बोला अरे बहुत कमा लिया अब नहीं कमाएंगे, तो एक और रैयत अपने अंदर रख लिया, ठीक है। दर मतलब दर ऊपर दर नीचे, तो दर मतलब किसी के अंदर, ठीक है, ऐसे याद रखना, दर मतलब अंदर। तो ऐसे काश्तकारों जो रैयत के अधीन हो और निर्धारित लगान चुकाता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रैयत अंडर रैयत, ठीक है। उसके बाद चौथा में मुंडारी खूट कट्टीदार है, तो ये तो आपको पता ही है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या है आपका, डेफिनेशन मीनिंग ऑफ लैंड होल्डर या फिर टेन्यूर होल्डर, ठीक है। मतलब जो भूधारक है उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो भूधारक वह व्यक्ति जिसने अपनी या दूसरे की भूमि खेती कार्य हेतु धारण किया हो, नाम से ही भूधारण, ठीक है। वह व्यक्ति जिसने अपने या दूसरों की भूमि खेती कार्य हेतु धारण किया है और वो रिवेन्यू देता है, टैक्स देता है, तो उसे हम भूधारक कहेंगे। छठा में रैयत का डिफिनेशन, ठीक है, छठा में रैयत, ऐसे याद रखना, ठीक है, छठा में रैयत, RAIYAT, 6 वर्ड है इसमें, ठीक है, रैयत, बस सेक्शन 6 ऐसे याद रख सकते हो, छोटा छोटा अपना ट्रिक आप बना सकते हो, ठीक है। तो रैयत सेक्शन 6 में आ गया, एक्वायर्ड लैंड टू होल्ड लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो रैयत में क्या हो गया, वह व्यक्ति जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि लिया है, ठीक है। तो भूमि लिया है किसी से तो हो गया रैयत, और जिसने निर्धारण कर लिया है वो हो गया आपका टेन्यूर होल्डर या फिर भूधारक, ठीक है। इसमें मुंडारी खूट कटीदार नहीं होंगे, क्योंकि मुंडारी खूट कटीदार की अलग से आपका सेक्शन 7 में बात किया गया है, ठीक है। सेक्शन 7वां में क्या है, रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट, जिसने मुंडाओं की खूट परंपरा से अधिभोग का अधिग्रहण ग्रहण किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मुंडा है, उनके आगे के जनरेशन हो गया, या फिर अलग अलग उसी में जो सब डिवीज़न हो गया, जैसे हो भी हो गए, उराव भी हो गया, अगर इन्होंने एक परंपरा को फॉलो करते, एक नियम का कानून को फॉलो करते हुए, ठीक है, मुंडा की खुद परंपरा को फॉलो करते हुए अगर अधिभोग का मतलब ऑक्यूपेंसी का अधिकार उसने ग्रहण कर लिया है, तो उसे हम बोलेंगे रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट, ठीक है। 8वां हो गया मीनिंग ऑफ मुंडारी खूट कट्टीदार। तो मैंने बताया वो मुंडा जिन्होंने एक्वायर किया राइट टू होल्ड जंगल लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। मुंडारी खूट कट्टीदार का क्या मतलब है, वह मुंडारी जिसने खूट कट्टीदार भूमि में जोत का अधिकार अर्जित किया हो, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चैप्टर 3 में हम बात करेंगे सेक्शन 9 से 15, ठीक है। चैप्टर 3 में बात किया गया है भूधारक के बारे में, ठीक है। भूधारक में डिटेल से बात किया गया है। पहला चैप्टर 9 मतलब सेक्शन 9, दोज टेन्यूर होल्डर हुज रेंट फिक्स्ड एट द रेट परमानेंट सेटलमेंट इट कांट बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई भूधारक है, ठीक है, तो उसके लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन ना किया गया हो तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट जब चला था तो उस टाइम लगान फिक्स हो गया कि भैया तुम 2 रुपया लगान देना, तो अब आप बोलोगे CNT एक्ट आ गया, उछल उछल के नहीं तुम 10 रुपया दो, तो बोलेगा नहीं देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्या है, रेंट कांट बी इंक्रीज्ड ओनली विथ परमिशन ऑफ DC। तब इन्होंने देखा कि सेक्शन 9 तो हमें रेंट बढ़ाने ही नहीं देगा, तो दिक्कत हो जाएगा, तो सेक्शन 9A लाया गया, ठीक है, अमेंडमेंट करके। तो इसमें क्या हो गया, ग्राम मुखिया या भूधारक के लगान में वृद्धि उपायुक्त के आदेश अनुसार ही किया जाएगा, ठीक है। तो लगान की बढ़ोतरी किसके अनुसार होगी, DC के परमिशन से, ये याद रखेंगे आप 9A, ठीक है। अब सेक्शन 10 में क्या है, कतिपय भूहारी का लगान वृद्धि के लिए दायी न होगा, ठीक है। सर्टेन भूहारी रेंट कांट बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अब देखिए, जिसने रजिस्टर कराया अपने आप को छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट 1869 के तहत, ठीक है, तो उसका हम लोग लगान वृद्धि नहीं कर सकते। मतलब वैसा भूहर जिनकी भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अनुसार रजिस्ट्री में दाखिल हो, उसका हम लोग लगान वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो ये 10 बोल दिया, ठीक है। अब आया, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, सेक्शन 11 देखिए, ठीक है। थोड़ा स्कैन अच्छा से नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है आपको दिख रहा होगा।
सेक्शन 11 में है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर। ठीक है, अगर जैसे कुछ जमीन हो गया आपके पास, ठीक है, उसको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पूर्वजों से इनहेरिट कर रहे हैं या उसको बेच रहे हैं या फिर कोई आप गिफ्ट कर रहा कोई आपको, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रांसफर को अंतरण। ठीक है, भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। तो इस तरह से जैसे कोई आपको बेच रहा या गिफ्ट दे रहा, अगर हिंदी में इसको समझे तो जैसे कोई भूमि का भाग है, कोई पार्ट है, उसका हस्तांतरण कैसे? उत्तराधिकार के रूप में, मतलब इनहेरिटेंस, विरासत, विक्रय मतलब सेल, दान या विनिमय द्वारा किया जाएगा। तो आंतरिक क्रेता मतलब जो खरीद रहा का नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रित किया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस लगेंगे। तो 2% ऑफ द एनुअल रेंट, जो सालाना आपका रेंट होता है उसका 2% चार्ज लगेगा और ये चार्ज 1 रुपया से 100 रुपया के अंदर होगा, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये समझ गए। 11 सेक्शन 12 में क्या है? प्रोसीजर ऑन रिफ्यूजल ऑफ लैंडलॉर्ड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेन्यूर। ठीक है, सेक्शन 11 में क्या है आपका? आपको बोला गया कि रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन उसने आपको ज़मीन मान लिया, आपने ले लिया, ठीक है, वो बदमाशी कर रहा है कि नहीं हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ही नहीं। ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल हो उस ज़मीन के लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सब कागज़ वगज आपके पास है, उसके बाद भी जो उसका मालिक है वो रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो आपके पास क्या पावर है? तो आपको डीसी ऑफिस जाना है। उसके बाद कंसीडर ऑटोमेटिकली रजिस्टर इफ लैंड इज़ क्लियर। ठीक है, अगर वो नहीं भी कर रहा उसके बाद डीसी ऑफिस आपने गया और डीसी साहब ने बोल दिया कि भैया आपका सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, तब अब आपको उस जो ज़मींदार है उससे कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई भू धृति धारा 11 का पालन नहीं करे, ठीक है, तो आंतरिक या उसके उत्तराधिकार को अधिकार है, मतलब जिस आप उत्तराधिकारी हो तो आपके पास राइट है कि उपायुक्त के पास आवेदन दे और जांच उपरांत उपायुक्त नियम कानून आदेश पारित करे और अंतरण स्वतः रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 12 आप समझ गए। सेक्शन 13, सेक्शन 13 में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट इन अकॉर्डेंस विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेन्यूर। ठीक है, मान लो इतना आपका जोत है, मतलब इतना आपका लैंड का एरिया है। अब जो मालिक है उसने इतना आपको दिया, बोला कि इतना हम किसी और को दे देंगे, इतना किसी और को दे देंगे। ठीक है, पहले आपको पूरा दिया गया था खेत, लेकिन बाद में अब बोला कि तुम इतना ही एरिया में खेती करो, इतना हम किसी और को दे देंगे। तब वो आपको तो नहीं बोलेगा कि आपका जो पहले वाला रेंट है हमको वही दो। आप बोलेंगे भैया हमारा जो पहले वाला रेंट था वो तो इतना ज़मीन का था, तो हम अभी उतना नहीं देंगे, हम अपना जो छोटका ज़मीन है उसी का रेंट देंगे। तो उसी का इसमें बात किया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट इन अकॉर्डेंस विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेन्यूर। ठीक है, हिंदी में अगर जाने तो भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण। किसी भूधृति या उसके भाग का विभाजन हो तो लगान का भी अनुपातिक विभाजन किया जाएगा, मतलब रेशियो में। ठीक है, अगर लैंड का डिवीजन 1:2 में हुआ है तो लगान का जो डिवीजन है वो भी 1:2 में होगा। ठीक है, सेक्शन 14 में हम बात करेंगे लैंड अंडर रिज्यूमेबल टेन्योर। ठीक है, याद है आपको रिज्यूमेबल टेन्योर मैंने क्या बताया था? पुनः ग्रहणीय। ठीक है, कैन बी टेकन बैक एक्सेप्ट। हाँ, अब उस टाइम तो मैंने बताया था कि अगर मर जाता है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा तो उसको वापस ले सकता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें हम लोग इसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई जमीन जो पुनः ग्रहण के योग्य हो वो अपने पुनः ग्रहण के तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्शन क्या क्या है? पहला, किसी छावनी के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण करे। अगर आर्मी छावनी के लिए किया है तो वो जो जमीन वापस नहीं मिलेगी। जहाँ दूसरा हो गया जहाँ निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य अस्थायी भवन निर्मित हो चुका है। ठीक है, तीसरा, जहाँ पे उद्यान बन गया है, बगान बन गया है, हौज, नहर, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान बन गया है। ठीक है, चौथा, सरकार के कार्यालय हेतु अधिग्रहित भूमि, सरकार ने अपना ऑफिस बनाने के लिए जो लिया है। पांचवा, वह भूमि जिस पर खदान निर्मित किया गया है, जहां माइनिंग वाइनिंग होगा, तो वो सब जमीन जो है ना वापस से लैंडलॉर्ड के पास नहीं जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ गया?
हाउस कंस्ट्रक्टेड, घर बन गया है, परमानेंट बिल्डिंग बन गया है, पार्क बन गया है, कैनाल बन गया है, वर्शिप प्लेस हो गया है, कैंटोनमेंट हो गया है जिसे केसरे हिंद भी बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस बन गया है, ग्रेवयार्ड बन गया है, माइनिंग आपका हो रहा है, तो ये सब वापस नहीं जाएगा। ये 14 में बोला गया है। सेक्शन 15 में क्या है, सेविंग राइट ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो अब लैंडलॉर्ड क्या है, उसका भी हम लोग का अधिकार को बचाना होगा ना, तो इसमें यही बोल रहा है मेयर रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, म्यूटेशन इज मस्ट, ठीक है। सेक्शन 11 और 12 में जो आपका ट्रांसफर इधर उधर होगा तो उसमें आपका बस रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा, म्यूटेशन भी जरूरी है, ठीक है। तो 11 और 12 में मैंने आपको बताया था ना, जो आपका उत्तराधिकार, 11 में था उत्तराधिकार, विरासत, विक्रय, दान मतलब इनहेरिटेंस, सेल, गिफ्ट, उसके तहत अगर आपको ज़मीन मिलता है तो उसका रजिस्ट्री का प्रक्रिया बताया गया था। तो यही बताया जा रहा है कि आपको बस रजिस्ट्री नहीं करना है, क्योंकि वैसे तो 10 आदमी रजिस्ट्री कर देगा, तो जब तक आपने म्यूटेशन नहीं किया है, म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज, ठीक है, आपने दाखिल कर दिया उसका खारिज कर दिया, तब तक आपका जो ज़मीन है वो आपका नहीं माना जाएगा। तो यही इसमें बोला गया है सेक्शन 15 में। अब हम आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में सेक्शन 16 से 36 तक है। इसमें बात किया गया है ऑक्यूपेंसी टेनेंट, अधिभोगी रैयत, ठीक है, जिसे कायमी या अस्थाई भी बोलते हैं, ठीक है। कायमी या अस्थाई रैयत मतलब उसका ज़मीन पे राइट हो गया, ठीक है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन इसमें आ गया सेक्शन 16। तो 16 में क्या हुआ, जो अधिभोगाधिकार का बना रहना, अगर कोई रैयत, ठीक है, कोई रैयत है जो लगातार 12 वर्ष तक खेती किया हो तभी उसका अधिक भोग का अधिकार बना रहेगा, ठीक है। आप देखते हो गाँव में, इसीलिए लोग क्या करते हैं ना आजकल, जैसे 3-4 साल खेती कराते हैं फिर बदल देते हैं, बीच में गैप कर देते हैं, कि क्योंकि कंटिन्यूअस अगर 12 साल को खेती कर लिया तो ज़मीन पे उसका अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो यही है सेक्शन 16 में बोला गया है। सेक्शन 17 में है डेफिनेशन ऑफ सेटल्ड रैयत, ठीक है, बंदोबस्त रैयत का परिभाषा दिया गया है इसमें। तो बंदोबस्त रैयत किसको बोला गया है, ऐसा रैयत जिसने इस नियम के लागू होने के पूर्व या बाद में 12 वर्ष लगातार भूमि धारित किया हो, उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये नियम 1908 में लगा, तो उससे पहले या उसके बाद में लगातार 12 साल जो इस जमीन में रहा है तो उसको सेटल्ड रैयत या बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा, ठीक है। अगर 3 साल रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे ग्राम का बंदोबस्त रैयत, ठीक है। अब उसका तीसरा है, यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन या केस के जरिए, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ केस ओस किया या फिर एक धारा 74 है उसके अधीन आपने उस पर कब्जा वापस लिया, ठीक है, तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक जमीन का मालिक नहीं रहने के बावजूद तक बंदोबस्त रैयत पाया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि अगर आपने सेक्शन 74 या फिर कोई केस हुआ, मुकदमा चला, ठीक है, उसके चलते आपको भूमि पर कब्जा वापस मिल गया, तब अगर आपने 12 साल नहीं भी उस भूमि पर रहा है तो भी आपको बंदोबस्त रैयत माना जाएगा, ठीक है। हाँ, 3 साल से अधिक तक नहीं भी रहा है तब भी बंदोबस्त रैयत माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 18 में क्या है, भुईहरी एंड मुंडारी खुड कटीदार टू बी सेटल्ड रैयत, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा कि CNT एक्ट 1869, ठीक है, और एनी अदर एक्ट बिफोर 1908, ठीक है। तो भुईहरी और मुंडारी खुद कटीदार, जैसे भुईहरी है वो 1869 के एक्ट के तहत या उस टाइम अगर और कोई नियम कानून बना उसके तहत अगर 12 साल रह गए हैं तो वहाँ पे खेती कर ली है, तब उनको सेटल्ड रैयत, बंदोबस्त रैयत का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी गांव में मझियस या बड़खेता के रूप में ज्ञात भूमि के अलावे कोई भूमि जो छोटानागपुर टेन्यूर एक्ट 1869 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल हो और वहां किसी भुईहर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्ष तक भूमि धारण करते आए हो तो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा, ठीक है। उसी तरह मुंडारी खुद कटीदार कोई गांव है, वहां कोई नियम कानून चलता था तो उसके तहत मुंडारी खुद कटीदार के सभी जो पुरुष सदस्य हैं वो लगातार 12 वर्ष तक अगर उस भूमि को धारण किया तब उन्हें वहां का बंदोबस्त रैयत माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन
19 क्या बोलता है, सेक्शन 19 बोलता है सेटल्ड रैयत सेक्शन 17-18 में हैव ऑक्यूपेंसी राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 में तो मैंने ऑक्यूपेंसी रैयत की बात किया, लेकिन 17 और 18 में मैंने बात किया बंदोबस्त रैयत की। तो बोला जा रहा कि सेटल्ड रैयत या फिर बंदोबस्त जो रैयत है उनको भी अधिभोग का अधिकार होगा, ठीक है, मतलब उस जमीन पे उनका भी अधिकार होगा। अब आ गया सेक्शन 21, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ लैंड, जमीन को यूज कर रहे हैं अगर कोई अधिभोगी रैयत, तो उनमें उनका क्या क्या उनके पास राइट है, क्या क्या पावर है। तो पहला, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसमें भूमि का मूल्य कम ना हो, जैसे कि इतना भूमि को आपको बर्बाद नहीं करना है कि आज उस जमीन का वैल्यू मान लिए 10 लाख रुपया है, कल को 5 लाख हो जाए, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं घटना चाहिए। और खेती के लिए अनुपयुक्त ना हो, ठीक है, आप दम भर के जितना एग्रीकल्चर करना है, लेकिन वो ज़मीन है उसका वैल्यू नहीं कम होना चाहिए। और इतना खाद उद मत छिट दीजिए कि वहाँ पे जो खेती खराब हो जाए, आगे जाके खेती ना हो पाए, ठीक है। दूसरा, ईंट और खपड़ों का निर्माण कर सकते हैं, पेयजल के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, सिंचाई हेतु बांध बना सकते हैं, अरहर का निर्माण कर सकते हैं, व्यापार या कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग के संचालन में कर सकते हैं, ठीक है। वो जमीन का आप लोग इन सब क्राइटेरिया में यूज कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे क्राइटेरिया को याद रखेंगे आप, ईंट और खपड़ों का निर्माण, पेयजल, मत्स्य पालन, सिंचाई हेतु बांध, आहार निर्माण, व्यापार और कुटीर उद्योग मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई टाइप का, उसका संचालन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है तालाब का उत्पादन, जैसे तालाब में आप मछली उत्पादन या कुछ कर रहे उत्पादन, तो उसमें 9/20 भाग भूस्वामी को मिलेगा और 11/20 भाग रैयत को मिलेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। 9/20 भाग भूस्वामी को और 11/20 रैयत, ठीक है। तो देखिए आप बोलोगे बार बार भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो रैयत क्या हो, एक एक आदमी मिलकर रैयत बनता है, ठीक है, एक एक आदमी खेत करता है ना, तो 11 ऐसे याद रखना, एक एक आदमी खेती करके रैयत बनता है। तो 11/20 किसका हो जाएगा, रैयत का, और 9/20 किसका हो जाएगा, भूस्वामी का, ठीक है। अब आ गया सेक्शन 21A, तो इसमें क्या है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ ट्री, अगर पेड़, ठीक है, वृक्ष में अधिभोग रैयत का जो अधिकार है उसके बारे में बात किया गया 21A में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट कब किया गया था, 1947 में, 1947 में, क्योंकि आपको दिख रहा सेक्शन 21A मतलब इसमें संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था 1947 में। तो इसमें बोला गया कि वृक्ष एवं बांस लगा सकता है और काट भी सकता है, ठीक है, वृक्ष और बांस लगा सकता है और काट सकता है, ठीक है। उसके बाद इस भूमि पर लगान का भुगतान अगर सब मतलब किया जा रहा, मतलब टैक्स वक्स सब दिया जा रहा, तो जो उत्पादित हुआ है, ठीक है, लकड़ी उकड़ी जो बना, तो उसमें जो 50% हिस्सा वो रैयत को मिलेगा और 50% मिलेगा भूस्वामी को, ठीक है। जैसे पेड़ लगाया, बांस उस काटा, ये सब कुछ भी काटा, तो इसमें 50% रैयत को मिलेगा और 50% भूस्वामी को, ठीक है। और फल हो गया, फूल और अन्य उत्पाद, ठीक है, लकड़ी पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट थी, वुड, लकड़ी काट रहे हो, उसको बेच उच रहे हो, तो उसमें 50% रैयत को मिलेगा पैसा और 50% भूस्वामी को। लेकिन फल फूल और अन्य उत्पाद है तो इसमें फिर वही रेशियो लगेगा, 9/20 भूस्वामी को और 11/20 रैयत को मिलेगा, ठीक है। अब सेक्शन 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फ्रॉम एविक्शन एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड, ठीक है। तो अधिभोगी रैयत का विनिर्दिष्ट अधिकारों के सिवाय बेदखली के संरक्षण, मतलब उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कुछ कुछ केसेस को छोड़ के, ठीक है। अधिभोगी रैयत को भूस्वामी द्वारा जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा यदि रैयत ने भूमि का उपयोग धारा 21 और 21A के अंतर्गत किया है, ठीक है। इससे पहले मैं बताया आपका सेक्शन 21 और 21A, ठीक है। तो अगर आपने उसके अनुसार भूमि का उपयोग किया है, लेकिन अगर उसके अनुसार आपने नहीं किया है, मान लीजिए भूमि का वैल्यू डिक्रीज हुआ, ज़मीन को आपने बर्बाद कर दिया, आपने वहाँ बड़ा इंडस्ट्री लगा दिया कुछ, ठीक है, मनमौजी कुछ किया, तब आपको उस भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया है
तो आपको भूदखल मतलब भूदखल बोल रहे बेदखल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये सब कौन डिसाइड करेगा, तो डीसी साहब जो है वही डिसाइड करते हैं सब कुछ, ठीक है। बेदखल से आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक जगह मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो सेक्शन 22 किस में है, जो ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है, जो अधिभोगी रैयत है उनको बेदखल कैसे किया जा सकता है वो सब मेंशन है। 41 में है नन ऑक्यूपेंसी रैयत, मतलब अनाधिभोगी रैयत को उनके ज़मीन से किस केसेस में बेदखल किया जा सकता है, किस केसेस में बेदखल नहीं किया जा सकता है, वो है आपका सेक्शन 41 में। सेक्शन 68 में क्या है, टेनेंट मतलब काश्तकार को उनके ज़मीन से बेदखल कैसे किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है। वैसे ही सेक्शन 242 जो है वो मुंडारी खूट खटीदार के बेदखल से लेकर रिलेटेड है, ठीक है। वैसे ये सब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ाया तो इसको लिख दिया ताकि आप याद रखो, ठीक है। अब आया सेक्शन 23 में क्या है, इफ ऑक्यूपेंसी रैयत डेथ विदाउट ट्रांसफरिंग हिज राइट देन राइट ऑन लैंड विल बी ट्रांसफर्ड इन द सेम वे एज राइट ऑन प्रॉपर्टी इज गिवन या ट्रांसफर, ठीक है। तो ये तो सिंपल है 23 में, ठीक है। मृत्यु हो जाने पर अधिभोगाधिकार का न्यायगत होना, ठीक है। अगर कोई अधिभोगी मतलब ऑक्यूपेंसी रैयत है, ठीक है, अधिभोगाधिकार रैयत है, वो वसीयत कुछ नहीं बनाया, ठीक है, और टपक गया, तो उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी है उसको अधिभोगाधिकार वैसा ही मिलेगा जिस रीति से अन्य संपत्ति प्राप्त होगी, ठीक है। मतलब जमीन पे उसको उसी तरह अधिकार मिलेगा जैसे बाकी प्रॉपर्टी उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 23, ठीक है। 23 में क्या होता है, मृत्यु से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना ना, मृत्यु 23 मृत्यु, ठीक है। ऐसे याद रखो, एक 23 साल का रैयत था उसका मृत्यु हो गया, तो ऐसे याद रखोगे तो आप याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक तो मैं सब बना दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिक पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको जो सुटेबल लगे, जो हार्ड लगे, उसका ट्रिक बनाना चाहिए। सेक्शन 23A, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग, ठीक है। 23A में क्या है, कोई अधिभोगी जो विक्रय, दान, वसीयत या विनिमय द्वारा स्थानांतरित किया जाए तो उसे रजिस्ट्री किया जा सकता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का ही आपका नियम जो है वो आपका दिया गया है कब, सेक्शन 23A में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 27, ठीक है। 27 सेक्शन 27 में क्या है, इंक्रीज इन रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। अब आप बोलोगे कि रेंट बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो अधिभोगी रैयत जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट है उनका जो लगान में वृद्धि हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखेंगे। सेक्शन 27, ठीक है, 27 साल, ठीक है, 27 साल का लड़का रेंट में कहीं रह रहा है, उसका लगान बढ़ा दिया गया, ऐसे याद रखो। 27 साल का लड़का तैयारी कर रहा है यूपीएससी, जेपीएससी और पता नहीं एसएससी का, तो उसका रेंट बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो लगान में वृद्धि के लिए कौन सेक्शन है, सेक्शन 27 है आपका अधिभोगी रैयत के लिए, ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए। सेक्शन 40 है अनाधिभोगी रैयत मतलब नन ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए। और सेक्शन 243 है मुंडारी खूट कट्टीदार, ठीक है, 243 है मुंडारी खूट कट्टीदार रैयत के लिए। सेक्शन 33A, ठीक है, जो मैं लिखा हूँ वही सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक सेक्शन पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। सेक्शन 33A में क्या बताता है, डिक्रीज इन रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बढ़ा सकते हैं तो क्या लगान घटा भी सकते हैं, तो हाँ, तो 27 में आपका लगान बढ़ा दिया, और 33 साल का जब हो गया बेचारा तो मकान मालिक देख रहा है कि बेचारा का नौकरी नहीं लगा, 33 साल हो गया, एक्सपायरी हो रहा है इसका एज, तो चलो इसमें दया हुआ खा के इसको लगान में कमी कर देते हैं, तो लगान में कमी हो जाएगा सेक्शन 33 से अधिभोगी रैयत का, ठीक है। सेक्शन 24 से 36 तक क्या है आपका, तो इन्हांसमेंट, डिक्रीज, फिक्सेशन ऑफ रेंट ऑफ लैंड होल्डर बाय डीसी, उसी जो मैंने आपको बताया 24 से 36 में आपका आ जाता है कि रेंट को बढ़ाया जाना, घटाना, उसको फिक्स कर देना, डीसी साहब इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो उन सब के बारे में सेक्शन 24 से 36 तक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये सब मैंने किस लिए लिख दिया, मान लीजिए एग्जाम में आपका 29, 30 कुछ आ गया और एग्जैक्ट आपको याद नहीं है, तो आप एक रफ आइडिया लगाओगे हाँ इतना से इतना के बीच में हमारा रेंट से रिलेटेड था, तो फिर आप मार दोगे आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर 5,
ठीक है। चैप्टर 5 में क्या था, सेक्शन 37, ठीक है। इसमें क्या था, रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट, ठीक है, खुट्टा गाड़ दिया था बीच में, आपको याद है। प्रोविजन ऑफ एक्ट रिलेटिंग टू ऑक्यूपेंसी रैयत सेल ऑल्सो अप्लाई टू खूट कट्टी, ठीक है। तो जो जो ऑक्यूपेंसी रैयत में इससे पहले आपने पढ़ लिया, जो अधिभोगी रैयत में आपने पढ़ लिया, वो सारे नियम कानून आपका खूट कट्टीदार वाले रैयत में भी लागू होगा, ठीक है। अगर कोई खूट कट्टीदार रैयत है तो इफ खूट कट्टी राइट बिफोर 20 ईयर, दैट इज 1888, ठीक है, अभी 1908 में CNT लागू हुआ, तो उससे 20 साल पहले मतलब 1888 में अगर उसके पास खूट कट्टी का अधिकार हो गया, तब उसके लगान में वृद्धि नहीं कर सकते हैं आप, तब उसका रेंट नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के आरंभ के 20 वर्ष से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई है तो भूमि का लगान वृद्धि नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा है, अगर इस भूमि पर लगान वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया जाता है, कोई नियम कानून आता है कि भैया इसका लगान बढ़ाना है, तो लगान में वृद्धि उस गांव के अन्य अधिभोगी रैयत पर निर्धारित लगान से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो एक याद रखेंगे 50% क्राइटेरिया है, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और उस गांव में जो आपका ऑक्यूपेंसी रैयत है, अधिभोगी रैयत है, उनसे ज़्यादा लगान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर कानून वानून वैसा अलग से पास नहीं आता है, तब उन्हें लगान जितना है वही होगा, लगान उगान में वृद्धि उनका नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 5। 46 मिनट हो गए, चलिए चैप्टर 6 कंप्लीट करते हैं। इतना ही धीरे धीरे पढ़ना है कि आपको याद भी होते जाए, ठीक है। चैप्टर 6 में हमने क्या बताया था आपको, नन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, ठीक है। तो अनाधिभोगी तक कर लेंगे तो एक मतलब लगभग हो जाएगा हमारा। तो इसमें 38 हम पढ़ेंगे, तो 38 में क्या है, इनिशियल रेंट एंड लीज ऑफ नन ऑक्यूपेंसी रैयत विथ लैंडलॉर्ड, मतलब अनाधिभोगी रैयत का जो प्रारंभिक लगान और पट्टा है, ठीक है। तो एक आपस में पट्टा क्या होता है, जैसे मैंने आपको पट्टा दिया तो उसमें मैं लिखूंगा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक करार हो गया हम दोनों के बीच में। मैं लिख दूंगा कि इतना ज़मीन मैंने आपको दिया है, इस पे आपको 2 रुपया हर साल, 10 रुपया हर साल, इस रुपये में आपको अपना वो देना है, लगान देना है, ठीक है। और अगर आपने मतलब अनाधिभोगी रैयत या कुछ भी हो, तो आपके पास वो पावर है, अधिकार है कि आपको उससे पट्टा लेना है, ठीक है, बिना पट्टा के काम नहीं करना है। अब सेक्शन 40 में क्या हो गया, मैंने इससे पहले आपको बताया था, इनहांसमेंट ऑफ रेंट ऑफ नन ऑक्यूपेंसी रैयत कांट बी डन एक्सेप्ट एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 42, ठीक है। तो इसमें क्या है, अनाधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि, लगान में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करार तथा धारा 42 के अधीन करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो सेक्शन 42 के अलावा जो अनाधिभोगी रैयत है, उनके लगान में हम वृद्धि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ में मैंने बताया था आपको, आ गया ना लगान में वृद्धि अनाधिभोगी रैयत सेक्शन 40, अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया था और फिर यहाँ रिवीजन हो जा रहा आपका, ठीक है। सेक्शन 41 में रहता है इजेक्टमेंट या बेदखली ऑफ नन ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। तो उसे बेदखल हम कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा था कि उसे आराम से बेदखल किया जा सकता है इफ़ इन द थर्ड एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, तीसरा एग्रीकल्चर ईयर, विद इन 90 डेज ही डज नॉट पे द रेंट ऑफ पास्ट 2 ईयर, मतलब तीसरा जो कृषि वर्ष अगर आप जाएगा आपका, ठीक है, तो उसमें अगर उसने पिछला 2 कृषि वर्ष का, ठीक है, रेंट नहीं पे किया, तब उसे हटा दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी में समझ ले, तीसरे कृषि वर्ष के आरंभ होने के बाद 90 दिन के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान का भुगतान रैयत ना करे तो उसे बेदखल किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है नॉट पेइंग एग्रीड रेंट, आपने उसे बोला कि तुम्हें 2 रुपया देना है, वो 1 ही रुपया दे रहा, तो उसे बेदखल किया जा सकता है। तीसरा रजिस्ट्री बाय फॉल्स मेथड, उसने गलत तरीके से अगर रजिस्ट्री कराया है तो उसे बेदखल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इस दोनों के बीच जो पट्टा है मैंने आपको बताया, इफ़ द कंडीशन प्लेस बिटवीन रैयत एंड लैंडलॉर्ड इज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, रैयत और भूस्वामी के बीच जो रजिस्ट्री की पट्टा है उसका अवधि समाप्त हो गया है
या फिर उसने उस बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, संविदा था, उसका उसने उल्लंघन किया है, उसको फॉलो नहीं किया है, तब भी उसे बेदखल किया जा सकता है। ठीक है। सेक्शन 42 में क्या है? द लैंडलॉर्ड कांट एविक्ट नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत इफ ही डिड नॉट पे फेयर एंड टाइमली टैक्सेस, डीसी डिसीजन विल बी टेकन फाइनल वन। इसका मतलब क्या है? यदि रैयत उचित या निर्धारित लगान का भुगतान करने से इनकार करता है, ठीक है, तो भूस्वामी रैयत को जमीन से बेदखल करने के लिए उपायुक्त कार्यालय को आवेदन देगा, जिस पर उपायुक्त अंतिम निर्णय लेंगे। ठीक है। तो लैंडलॉर्ड कैन एविक्ट, लैंडलॉर्ड जो है, भूस्वामी जो है, वो हटा सकता है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को अगर वो ही डिड नॉट पे फेयर एंड टाइमली टैक्सेस, अगर टाइमली टैक्स नहीं देगा। और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, जो डीसी साहब है उनका जो निर्णय है, उपायुक्त का निर्णय, वह फाइनल होगा। ठीक है। चैप्टर 7 एक ही सेक्शन है तो आसान है, इसमें हम पढ़ लेंगे। चैप्टर 7 में क्या है? सेक्शन 43। ठीक है। तो सेक्शन 43 में क्या है? लैंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम चैप्टर 4 एंड 6, मतलब अधिभोगी रैयत जो हो गया ऑक्यूपेंसी टेनेंट, अनाधिभोगी रैयत नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, इन दोनों में भी अगर इतना मैंने नियम कानून बना दिया, उसके बावजूद अगर कुछ छूट गया, तब ये सब आ जाएगा आपका चैप्टर 7 में। ठीक है। इसमें क्या क्या है? रेंट फ्री लैंड, इफ रेलवे टेकन लैंड, कंटोनमेंट हो गया, रोड हो गया, कैनाल हो गया, डैम हो गया। ठीक है। तो इसमें बता दे रहा हूं, इस प्रकार की भूमि पर ना तो अधिभोगाधिकार अर्जित किया जा सकता है, ना ही अनाधिभोगी रैयत से जुड़े प्रावधान लागू होंगे। ठीक है। मतलब इस प्रकार की भूमि लगान मुक्त भूमि होगी। इसमें आपको ना ऑक्यूपेंसी रैयत दावा ठोक सकता है, ना नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। ठीक है। ये आपका रेंट फ्री लैंड होगा। ठीक है। अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत भूस्वामी को दी गई विशेषाधिकार युक्त भूमि, जिसे अभिधारी ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या 1 वर्ष से कम समय के लिए लिखित या मौखिक पट्टे से प्राप्त किया हो, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित की गई भूमि। ठीक है। रेलवे के लिए मैंने बताया, किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि, ठीक है, छावनी के अंदर जो सरकार की जमीन है, या फिर ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी पदाधिकारी के द्वारा सड़क, बांध, नहर या जलाशय कार्य के लिए किया जा रहा। ठीक है। तो ये सब आपका आ जाएगा रेंट फ्री एग्रीमेंट में। ठीक है। विशेषाधिकार भूमि याद रखेंगे आप, विशेषाधिकार भूमि, भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि तथा अन्य भूमियों को अध्याय 4 और 6 से छूट मिला है। ठीक है। सेक्शन 8 में भी आपका छोटा है तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है। सेक्शन 8 में क्या है आपका? चैप्टर 8 में, सॉरी, चैप्टर 8 में सेक्शन 44 से 51 है। तो इसमें है जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। ठीक है। सुबह 8 बजे पट्टा लेके आप घूमते थे। तो इसमें क्या है? लीज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग एंड टेन्योर। ठीक है। अब ये असली खेल आया। ठीक है। जो नहीं रहता है ST/SC को देगा, ई किसको देगा, ये किसको देगा, ठीक है, कितने दिन में ट्रांसफर होगा, कैसे होगा, ये सब आपका चैप्टर 8 में लिखा गया है। ठीक है। लीज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग एंड टेन्योर। ठीक है। लीज कैसे करेंगे या ट्रांसफर कैसे करेंगे आप। सेक्शन 44 में क्या बोला गया है? एवरी रैयत, कोई भी रैयत है वो लैंड लॉर्ड से क्या लेगा? लीज। लीज मैंने बताया आपको, रिटन डॉक्यूमेंट पट्टा। लीज कंटेनिंग फॉलोइंग पार्टिकुलर लैंड एरिया, उसमें जो जमीन है उसका एरिया रहेगा। ईयरली रेंट पेमेंट रहेगा कि ईयरली आपको कितना उसमें लगान देना है, और इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कितना इंस्टॉलमेंट में उसे देना है, तीनों का जिक्र रहेगा। प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पट्टे में सभी बातें जैसे भूमि का क्षेत्रफल, वार्षिक लगान, भुगतान की किस्तें एवं अन्य शर्त लागू होंगे। ठीक है। सेक्शन 46 में आते हैं। सेक्शन 46 से आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ देयर राइट बाय रैयत। ठीक है। रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध, वेरी इंपॉर्टेंट 46। ठीक है। एसटी क्या करेगा? तो एक एसटी दूसरे एसटी को जमीन दे सकता है विथ डीसी परमिशन। डीसी के परमिशन से एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोनों एसटी आनी चाहिए। ठीक है।
उसके बाद एससी और ओबीसी की देखें तो एक एससी दूसरा एससी को दे सकता है, एक ओबीसी दूसरा ओबीसी को दे सकता है डीसी के परमिशन से, सेम डिस्ट्रिक्ट, लेकिन दोनों का जिला एक होना चाहिए। मतलब वो पहला एससी दूसरा एससी एक जिला का होना चाहिए, पहला ओबीसी दूसरा ओबीसी एक ही जिला का होना चाहिए, तब वो दोनों एक दूसरे को अपना ज़मीन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अधिभोगी रैयत। ठीक है, मतलब ऑक्यूपेंसी रैयत जो है 5 वर्ष से ज़्यादा, ठीक है, अधिभोगी रैयत जो है 5 वर्ष से ज़्यादा जोत को विक्रय, दान या संविदा नहीं कर सकता है। ठीक है, 5 वर्ष से ज़्यादा उसको विक्रय मतलब सेल या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकता है। ठीक है, 7 वर्ष से कम जोत को भुगत बंद बंधक कर सकता है। ठीक है, भुगत बंद बंधक आपको कर सकता है कितना, 7 वर्ष तक। भुगत बंद बंधक मैंने आपको बताया था कि वो लोन वोन ले लिया है तो उस जमीन पे उसका अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो 7 वर्ष तक कर सकता है भुगत बंद बंधक। ठीक है, यदि कोई भोगी रैयत सामान्य जाति का सदस्य हो तो किसी को भी अपनी भूमि बिक्री कर सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है अधिभोगी रैयत अपनी जोत या किसी भाग्य का 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए विक्रय, दान या संविदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत या उसकी किसी भाग को चाहे तो 7 वर्ष से कम अवधि के लिए भुगत बंद बंधक कर सकता है। ठीक है, 7 वर्ष से कम के लिए भुगत बंद बंधक कर सकता है। उसके बाद अगर कोई अधिभोगी रैयत चाहे तो बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935, ठीक है, बिहार उड़ीसा सहकारी मतलब कोऑपरेटिव जो नियम 1935 है उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत जो कंपनी है, मतलब उसके थ्रू जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसको 15 वर्ष तक अपनी भूमि भुगत बंधक रख सकता है। ठीक है, तो 3 आप याद रखेंगे, 5 वर्ष से ज़्यादा विक्रय, दान या संविदा पे नहीं कर सकता है, 7 वर्ष से कम जोत को कर सकता है भुगत बंद बंधक, 15 वर्ष तक कब कर सकता है, बिहार उड़ीसा जो कोऑपरेटिव एक्ट 1935 के तहत कोई रजिस्ट्रेड कंपनी है तो उसको दे सकता है। ठीक है, 46 का 4 में क्या है कि रैयत अपनी जमीन को 5 साल के बाद वापस पाने के लिए, ठीक है, अगर 5 साल उसने किसी को दे दिया, ठीक है, और उसके बाद वो बोला कि अब हम तुम्हारा जमीन नहीं देंगे, तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अगर 5 साल के बाद भी उसको नहीं देगा तो 2 चीज कर सकता है, 3 साल तक अपील कर सकता है। ठीक है, 3 साल तक क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, तो अगर 5 साल में भी जमीन वापस नहीं कर रहा तो 3 साल तक वो अपील कर सकता है। पेन कहाँ गया? हाँ, 3 साल तक अपील कर सकता है डीसी के पास। और अगर ऑक्यूपेंसी रैयत है, ठीक है, अधिभोगी रैयत है, वो 5 साल तक अपील कर सकता है। उसके बाद डीसी क्या करते हैं, उसको जमीन उसका वापस दिलवाएंगे। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो। सेक्शन 48 में क्या बात किया गया है, भूईहरी भूतृतीयों के अंतरण पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर भूईहरी टेन्यूर। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है सेक्शन 48 में क्या था, भूईहरी जो टेन्यूर था उसका ट्रांसफर में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। ठीक है, सेक्शन 50 में क्या है, एक्विजिशन ऑफ टेन्यूर और होल्डिंग बाय लैंडलॉर्ड। ठीक है, जो एक्विजिशन करता है लैंडलॉर्ड टेन्यूर और होल्डिंग को, तो उसको जो मार्केट प्राइस है उससे 20% ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 50 में। हिंदी में क्या बोलेंगे इसका, कतिपय प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत का अर्जन। ठीक है, तो किस किस चीज़ के लिए कर सकता है, धारा 46 या 47 के अंतर्गत उपायुक्त किसी जोत के भूस्वामी के द्वारा आवेदन करने पर भूमि के अर्जन का आदेश दे सकता है। मान लीजिए खैराती, धार्मिक या शैक्षणिक कार्य के लिए कर रहा है वो। ठीक है, आप सुनते जाएंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए ले रहा। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य। तीसरा, यदि जोत को किसी भाग पर मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल, पवित्र उपवन, आपका कब्र या शमशान बनाना है तो उपायुक्त भूमि के अर्जन को प्राधिकृत नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 50, जिससे आपका जो भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड है, वो
भूमि को अर्जन कर सकता है। उसे अगर शिक्षण संस्थान खोलना है, मंदिर बनाना है या फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, तो वो ज़मीन को ले सकता है, लेकिन उसको 20% ज़्यादा देना पड़ेगा मार्केट प्राइस से, ठीक है। तो आज सेक्शन 8 तक ही रहते हैं। कल हम बाकी कोशिश करेंगे कि कल पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो इसी तरह आप पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।